लगा किसी जवान ने जय हिंद बोला है, तो टीम जय हिंद, ये लगा थोड़ा अच्छा। ठीक है, नाउ माय नेम इज आकाश मिश्रा, आई एम असाइनमेंट मैनेजर प्लस ट्रेनिंग मैनेजर फ्रॉम ऑलिव सिक्योरिटी। सो आज हम लोग यहाँ पे इस नालंदा ट्रेनिंग रूम में वापस से इकट्ठा हुए हैं। पिछली बार मेरे हिसाब से कुछ लोग इसमें हैं जो मेरी ट्रेनिंग को अटेंड कर चुके हैं। सो आज हम लोग बात करेंगे कि एक क्विक रिस्पॉन्स टीम का महत्व क्या होता है, जैसे कि जिसे हम कहते हैं फ्लोर मार्शल्स। तो फ्लोर मार्शल्स होता क्या है, इसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं, जान लेते हैं क्या क्या आपदाएं ऐसी आती हैं जिसमें फ्लोर मार्शल्स को एक्टिव होना पड़ता है। क्योंकि आपका जो ये प्रेमाइसेस है, इसमें मेरे हिसाब से कम 400 से 500 लोग तो आराम से वर्क करते होंगे। तो किसी ना किसी को तो ये जिम्मेदारी उठानी होगी कि उनकी सुरक्षा भी हमें ही देखनी है, राइट। तो आप सभी लोगों को तो आपके सीनियर्स या फिर आपके कलीग ने चुना है एज ए फ्लोर मार्शल, एक क्विक रिस्पांस टीम के लिए, जिसमें आप लोगों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेगी इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस में। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला सबसे पहला टॉपिक होगा फायर पे। जनरली आप लोग देखते होंगे कॉर्पोरेट ऑफिस में या फिर कमर्शियल पार्क में या फिर किसी भी लॉजिस्टिक सर्विसेज में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम फेस करता है तो वो फायर रिलेटेड करता है। देन अगर कोई और भी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया या फिर कोई अस्थमा का पेशेंट या फिर किसी को फीट्स आता है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम वो फेस करते हैं वहां पे। तो लोगों को पता होना चाहिए कि ये हार्ट अटैक आ रहा है उनको, या फिर उनको फीट्स आ रही है, या फिर किसी और वजह से वो अनकॉन्शियस होकर बेहोश हो गए हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देन हम बात करेंगे रेस्क्यू के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि ऐसी इमरजेंसी सामने आ गई है कि कोई व्यक्ति आपके सामने बेहोश हो गया हो। इनफैक्ट चलिए मान लेते हैं आप ऑफिस में हैं, तो आपके ऑफिस में बहुत सारे कलीग हैं, फ्रेंड्स हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। लेकिन मान लीजिए यही सिचुएशन आपके साथ आपके घर में घट रही है। आप अकेले हो, आपके फैमिली में हस्बैंड, ब्रदर या फिर माताजी, फादर, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आ गया उनको, वो बेहोश हो गए और आप उनके साथ अकेले हो, तो क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, इसके बारे में हम बात करेंगे। सेकेंड थिंग ये बात करेंगे हम कि सेफ्टी, यानी कि अगर वो सिचुएशन आती है डेंजरस की, तो हम क्या क्या सावधानियां बरतेंगे, क्या क्या वो प्राथमिक उपचार जिसे फर्स्ट एड कहते हैं, क्या क्या फर्स्ट एड हम उनको दे सकते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा फायर का, जिसे आग कहते हैं। तो फायर के बारे में हम जान लेते हैं। उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, जिसको आप अगर वो वीडियो को देखोगे तो आपको काफी कुछ चीजें समझ में आएंगी। एक रेसिडेंट के बारे में भी समझ में आएगा और एक कॉर्पोरेट ऑफिस के बारे में भी समझ में आएगा कि क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां उसके अंदर आपके साथ साझा की जा रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फायर में। तो फायर यानी कि आग, जो फायर होती है वो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल चेन रिएक्शन। तो ये 3 एलिमेंट से बनती है। फर्स्ट हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। हीट यानी कि ऊष्मा, ऑक्सीजन वातावरण में, और फ्यूल यानी कि ईंधन। ये तीनों का जब मिश्रण होता है, यानी कि ये मिक्स जब होते हैं, तभी फायर का निर्माण होता है, यानी कि फायर क्रिएट होती है। तो ऐसा है कि आप लोगों ने आग तो देखी होगी, घर में गैस चल रहा है, आग है, कहीं पे भी आप घूम रहे हो, कुछ माचिस जलाया, आग दिख रही है, कि वो आग क्या है, कौन सी टाइप की है, इसके बारे में जानना है हमें। ठीक है, तो साधारण आग यानी कि ए क्लास, तो उसको हम डिवाइड करते हैं क्लासेस वाइज, जैसे ए, बी, सी, डी एंड एफ, के। तो ए यानी कि साधारण, बी यानी कि ऑयल, सी यानी कि गैसेस, डी यानी कि मेटेलिक, ई यानी कि इलेक्ट्रिक, एफ और के यानी कि किचन फायर। ओके, सो ए यानी कि मैंने बताया आपको जनरल यानी कि ऑर्डिनरी, साधारण आग, जिसमें कपड़ा, लकड़ी, वुड, प्लास्टिक, पेपर, वो ठोस पदार्थ जो ऐसे हैं जो ज्वलनशील होते हैं, उसे कहा जाता है साधारण आग। बी यानी कि ऑयल, ऑयल में केरोसिन, पेट्रोल, थिनर, जो तरल पदार्थ हैं ज्वलनशील, उन्हें हम बी क्लास में कंसीडर करते हैं। सी यानी कि गैसेस, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, जो ज्वलनशील द्रव्य पदार्थ हैं, वो हम कंसीडर करेंगे सी में, यानी कि गैसेस टाइप की फायर। ई, अब
आगे ए बी सी, अब आते हैं हम डी पे। डी यानी कि मेटलिक। जो बड़े बड़े कारखानों में जहाँ पे केमिकल्स की फैक्ट्रीज होती है जिसमें आग लग जाती है उसे कहते हैं मेटल फायर। आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि किसी समुद्र में आग लगी है जिसे बुझाने के लिए 3-3 दिन 4-4 दिन लग रहा है, तो वो जो फायर होती है वो मेटल की फायर होती है। तो हालांकि वो जनरली रेसिडेंट में, कॉर्पोरेट ऑफिस में नहीं लगती है, वो मेटलिक फायर बड़े बड़े कमर्शियल में, बड़े बड़े जहाँ पे केमिकल फैक्ट्रीज होती है वहां पे लगती है। अब बात करेंगे हम ई यानी कि इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर कहीं भी लग सकती है, जैसे कि लूज कनेक्शन होने के कारण इलेक्ट्रिकल फायर लग जाती है, वायरिंग वगैरह में इलेक्ट्रिक लग जाती है, या फिर आपका यहाँ पे मॉनिटर है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, टीवी है, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर बड़ी चीज है उसमें लगी है, सर्वर रूम है, तो उसे हम कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रिकल फायर में। KNF किचन फायर, कुकिंग ऑयल की फायर, यानी कि आपने देखा होगा सरसों का तेल में भी आग पकड़ता है, एक पामोलिन तेल आता है उसमें भी आग पकड़ता है, और वो आग जब बढ़ जाती है तो उसे हम कंसिडर करते हैं K और F टाइप की फायर में, यानी कि किचन टाइप के फायर में। घर में सब लोग दाल बनाते होंगे, दाल को तड़का लगाने के लिए जब आप गैस के ऊपर रखो तो उसके ऊपर एक आग बन जाता है। कई लोग तो उसको छोड़ के वहीं पे भाग जाते हैं, डर जाते हैं, जो फर्स्ट टाइम कर रहा होता है। तो वो कहीं ना कहीं किचन में पर्दा होता है, कहीं आपका गैस चालू है, तो वो उस कारण से बढ़ के वो किचन टाइप की फायर को क्रिएट करता है। क्लियर है? तो अभी तक हम लोगों ने जाना टाइप्स ऑफ फायर और फायर के बारे में हमने समझा। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए अगर ये फायर लग जाती है तो सबसे पहले क्या करना है। देखिए क्या होता है कि आग लगती है तो आग पहले छोटे सिरे से शुरू होती है, ये नहीं कि अचानक ही बड़ी आग लग गई है। करेक्ट है? तो छोटे से आग को बुझाने के लिए आपके सामने एक्सटिंग्विशर दिए जाते हैं। एक ABC टाइप का है और एक BC टाइप का है, या फिर उसे हम बीट करके भी बुझा सकते हैं, मिट्टी से बुझा सकते हैं, पानी से बुझा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो कौन से क्लास की फायर है। पेपर में लगी है तो आपने तो इस तरीके से उसको बीट करके उसको आग को बुझा दिया, या फिर एक्सटिंग्विशर से उसको एक्सटिंग्विशर को ओपन करके उसके ऊपर DCP का पाउडर का जो छिड़काव होता है उसके वजह से आपने बुझा दिया, यानी कि आग की ऑक्सीजन की मात्रा को आपने कट किया तो आग बुझ गई। किसी भी चीज का अगर ऑक्सीजन कट किया जाए तो वो बढ़ता नहीं है, कम होता है। तो उस तरीके से आपने आग को बुझा दिया। सेकेंड थिंग, अब बात करते हैं अगर मान लीजिए फायर लग गई है, बड़ी आग लग गई है घर में। घर में आग लग जाने के बाद आपको सबसे पहले तो अपने जेब में से या फिर कोई मास्क हो, रुमाल हो, कपड़ा हो, उसे गीला करने के बाद एक जैसे बच्चे पैर से चल के नीचे जाते हैं, जैसे आर्मी का जवान फेंसिंग के नीचे से इस तरीके से निकल रहा होता है, उस तरीके से निकले, क्योंकि धुआं हमेशा जो होता है वो ऊपर की तरफ उठता है और नीचे का जो फ्लोर होता है वो आपको साफ साफ दिखाई देगा। और रुमाल और मास्क इसलिए आप अपने मुंह पे बांधे ताकि कम से कम धुआं आप अपने अंदर इनहेल कर पाए, क्योंकि जो जहरीला धुआं होता है वो जैसे ही आप इनहेल करते हो विदिन 2 मिनट आप वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाओगे, यानी कि बेहोश हो जाओगे। ठीक है? तो ये रहेगी बात फायर की। अब हम लोग थोड़ा एक छोटा सा वीडियो फायर का हम लोग देख लेते हैं, उसमें आप नहीं आग लगा सकते, बुझा मैं दूंगा। ठीक है? ये हंसने की बात नहीं है, ये गौर करने की बात है। अच्छे रेस्पेक्टेड सोसाइटीज में रहते हो तो वहां का चेयरमैन सेक्रेटरी हमेशा चिल्लाता होगा कि ये लॉबी में सूरज वगैरह मत रखो, लॉबी को क्लियर रखो। क्लियर है? तो वो क्यों चिल्लाता है पता है? जस्ट बिकॉज दिस, क्योंकि आप वहां पे जब फायर लगी वो लेडी भागी बाहर और उसका पैर लड़ा एक फ्लावर पॉट में और वो सीधा नीचे गिर गई। ठीक है? बिग मिस्टेक। अब देखिए वाई
ओके, कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या? वेरी गुड। तो ऑक्सीजन उन्होंने ऑलमोस्ट कट कर दिया। जो फायर लगी थी, अगर किसी भी चीज को हमने ढक दिया तो वो आग बुझ गई, ठीक है, राइट। तो ऑक्सीजन कट किया, तो ऑक्सीजन कट करने के कुछ और माइंड में मत लेना कि किसी का गला ही घोट दो। ठीक है ना। ये एक, जब उसने स्विच को ऑफ कर दिया तो इलेक्ट्रिक पावर जो होती है वो कट हो जाती है, ठीक है। तब आप ये 3 चीज का यूज कर सकते हो, लाइक वाटर का, ब्लैंकेट एंड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो क्योंकि अब उसके अंदर लाइट नहीं रहेगी, लेकिन अगर वो स्विच चालू है तो आप वाटर का और ब्लैंकेट का यूज मत करें। ऐसा बचपन में कौन कौन किया है? तो आपने किया तो मत करो। आपने एक छोटा सा 250 रुपए का एक्सटेंशन बोर्ड लिया हुआ है सिर्फ लैपटॉप और ये मोबाइल चार्ज करने के लिए, लेकिन नहीं, हमको फ्रिज कहीं और शिफ्ट करना है, तो हमने उसके अंदर फ्रिज भी लगा दिया, टीवी भी लगा दिया और घर का ओवन भी लगा दिया। अब उसकी कैपेसिटी है सिर्फ वो कुछ एम्पियर को ही झेल सकता है, और आपने उसके ऊपर 10 एम्पियर के अबव दे दिया लोड, तो वो क्या झेल पाएगा? नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे ये आपका जो पूरा सिस्टम जिस ये एक्सटेंशन बोर्ड से कनेक्टेड है वो सब का सब खराब हो जाएगा, आपका नुकसान है। एक चीज आपने गौर की, जब ये लोग स्टेयर केस से उतर रहे हैं तो इधर उधर होके नहीं उतर रहे, एक लाइन से उतर रहे हैं और एक वॉल के साइड से उतर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? वो तो बीच से भी उतर सकते हैं जल्दी जल्दी भागने की, मैं इससे पहले पहुंच जाऊं। नहीं, मैं बताता हूँ। जब आप स्टेयर केस से उतर रहे होते हो वॉल के साइड से, वॉल को पकड़ के, तो क्या होता है कि आपका पैर नहीं फिसलेगा। अगर आपका पैर भी फिसलता है तो आप वॉल के सहारे से आप संभल सकते हो, लेकिन आप बीच से अगर भाग रहे हो और तब आपका पैर फिसला तो आप सीधा नीचे जाओगे। तो उसमें दांत टूटेगा कि नाक टूटेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गिरे कैसे हो, ठीक है। तो जो व्यक्ति सबसे पहले नीचे है, सबसे पहला काम है उसका लिफ्ट को नीचे बुलाना और पावर सप्लाई को कट कर देना। देखा किस तरीके से वो बाहर आया है। वो आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी सिचुएशन में इकट्ठा होने की जगह होती है जहां से फायर ब्रिगेड की टीम या फिर इमरजेंसी की टीम आपको वहां से रेस्क्यू करती है, ठीक है। अब आपने देखा होगा 2 बिल्डिंग्स इसमें दिखाई हुई है, जिसमें एक में रेफ्यूजी एरिया है, एक में रेफ्यूजी एरिया नहीं है। जैसे कि आपका ये पूरा कॉर्पोरेट ऑफिस है, इसमें अगर देखा जाएगा तो आपको एक असेंबली पॉइंट होगा जहां पे आपको इकट्ठा होना होगा इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन में। अब आपको अगर आपके करीब में जो सबसे करीब एग्जिट पॉइंट है, आपको इमरजेंसी के टाइम पे वही एग्जिट पॉइंट को लेना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि सबसे करीब में जो एग्जिट पॉइंट होता है इमरजेंसी का, उसी को रखना है। अब ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक रेफ्यूजी एरिया बनाया हुआ है, तो
क्या होगा, ये ऊपर से जो लोग नीचे आएंगे वो यहाँ पे इकट्ठा हो सकते हैं, और यहाँ से जो लोग नीचे हैं वो असेंबली पॉइंट में इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फायर लगी हुई है। तो यहाँ से आपको रेस्क्यू करना बड़ा ही आसान होगा। अगर आप यहाँ से नीचे उतरते हैं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो इसीलिए हर बिल्डिंग को जब डिजाइन किया जाता है तो कुछ फ्लोर के ऊपर से, यानी कि 8 फ्लोर के ऊपर से आपको एक रेफ्यूजी एरिया बना के दे दिया जाता है, क्योंकि आदमी को चढ़ने उतरने में भी बड़ी हालत खराब होती है। ठीक है, तो अभी आप इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ये ठीक था, है ना? पहला फ्लोर पे तो आग लगा कूद जाता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। इमरजेंसी टीम का वेट करना है, कोई आपको रेस्क्यू करने आएंगे, या फिर आप खुद ही इतने सक्षम रहिए कि उस आग को आप टैकल करके बाहर आ सके। तो उसके लिए आप लोग की ट्रेनिंग हो रही है। तो कभी भी किसी को जंप करने के लिए प्रोत्साहन मत कीजिए, भैया कूद जाओ, एक ही मेला है, कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा एक पैर टूटेगा, एक हाथ टूटेगा। ठीक है, ओके। तो एग्जिट डोर को इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए जिसका लॉक एक छोटा सा बच्चा भी पा सके। विशाल, ठीक है। इसमें देखिए, एक भी चीज को अगर हटाया जा रहा है इसमें तो फायर बंद हो जा रही है, लेकिन जब तक ये तीनों नहीं मिलेंगे तब तक फायर क्रिएट नहीं होगी। सारी चीजें इसमें बताइए। ये देख लीजिए कौन तो आपने अभी तक देखा फायर के टाइप, तो के तक हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब आपके सामने एक मैं एक्सटिंग्विशर आपके पास भेज रहा हूँ, थोड़ा सा उसे एक 10 सेकेंड दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्सटिंग्विशर करता क्या है, इसका काम इलेक्ट्रिक का सिंबल दिया है। तो जरा एक बार सर के पास लेके जाना और वहां से शुरू करना। प्लीज मैम एक बार देखिए उसको, उस पर क्या चीजें लिखी हैं, जरा उसको ध्यान से एक बार सिर्फ देखिए, आपको समझ में आ जाएगा वो क्या क्या काम करता है। टाइप की फायर को कवर करने के लिए बनाया गया है, नहीं तो पहले एक अलग अलग प्रकार के फायर के लिए अलग अलग टाइप का एक्सटिंग्विशर आता था। एक वाटर टाइप, फोम टाइप है जिसमें ड्राई केमिकल पाउडर भरा हुआ है। इसमें किचन मेटेलिक भी है, तो ये 5 टाइप की जो फायर है सभी पे वो क्रिएट होगा। एक्सटिंग्विशर आपने अभी तक एबीसी देखा, एबीसी टाइप के एक्सटिंग्विशर में भरा होता है डीसीपी, यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर। जब आप इसको प्रेस करते हो तो येलो कलर का या फिर व्हाइट कलर का पाउडर निकलता है बड़े ही प्रेशर के साथ। तो वो प्रेशर क्या है, तो उसके अंदर भरा होता है नाइट्रोजन का प्रेशर, जिसके मदद से वो छिड़काव करता है। ठीक है, तो इसको होल्ड करने का तरीका आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे इसलिए ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि कल इसका आपको एक्शन रिप्ले करना है। ठीक है, ये आपको ही यूज करना है, मैं सिर्फ वहां पे आपको गाइड करूंगा कि कैसे करना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जानिए, क्योंकि जब फायर लगती है फिर हमारे फेस पे स्माइल नहीं रहती है, फिर अपनी जान बचाओ। कहते ना, पहले खुद की सुरक्षा करो फिर दूसरे की रक्षा करो। खुद जिंदा रहोगे तो दूसरों को बचा पाओगे।
तो ये समझ लो कि हम आप लोग का काम बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज का है। तो ये सब ये देख लीजिए, यहाँ पे ये येलो कलर की आपको ये टाई दिख रही है, इसको लॉक किया गया है। सबसे पहले आपको इसे तोड़ देना, बहुत आसान होता है, सिर्फ आपको इस प्रकार से ट्विस्ट करना है। मैं इसको तोड़ रहा हूँ, कल यही एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ये देखिए आपके सामने मैं यहाँ पे इसको तोड़ रहा हूँ, बड़े ही आसानी से ये टूट गया। कुछ नहीं करना है, इस लॉक पे पकड़ना है और इसको इस तरीके से घुमा देना, ये आसानी से टूट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक पिन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये आपको पिन दिख रहा है ये, तो ये पिन को आपको इस प्रकार से खींच के निकाल देना है। अब ये एक्सटिंग्विशर आ गया रेडी टू यूज, ठीक है। अब यूज करने के लिए आपको हमेशा एक्सटिंग्विशर को इस प्रकार से नीचे ही रखना पड़ता है, जिस तरीके से मैंने होल्ड किया है, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से उठा के अगर इसको प्रेस करेंगे तो आप प्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारा का सारा फोर्स आपका यहाँ लगा हुआ है नीचे। जब आप इसको डाउन करेंगे तब आपकी जो हथेली है यहाँ पे जब आप प्रेस करेंगे तो आपको एक बल मिलेगा, एक फोर्स मिलेगा। तो इसको यूज करने का तरीका होता है, आप सबसे पहले अपने लेफ्ट पैर को आगे करेंगे और आपके राइट पैर को पीछे की तरफ रख के एक लॉक पोजीशन बनाएंगे। आपने लॉक इसलिए किया है क्योंकि आपको एम लेना है, लक्ष्य लेना है। वहां पे आग लगी है तो आग के करीब ना जाने के लिए ही हमने ये एक्सटिंग्विशर को यूज करने के लिए लिया है। तो इस प्रकार से आप इसके नोजल को होल्ड करेंगे, देन यहां से आप लीवर को प्रेस करेंगे और आग के ऊपर छिड़काव करेंगे। क्लियर है? ओके, इसको लॉक करो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने उसके ऊपर ये एक्सटिंग्विशर यूज किया तो ये क्या करेगा, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से भर देगा, तो आपको बाद में उसमें उसको क्लीन करने में बहुत तकलीफ होगी। तो आपके सामने ये जो एक्सटिंग्विशर दिया गया है वो कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का एक्सटिंग्विशर है। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी जोर से आवाज करता है तो कई बार लोग छोड़ के इसको फेंक के भाग जाते हैं, डर जाते हैं। तो इससे डरना नहीं है, ये आवाज करता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब हवा में मिलता है तो किसमें कन्वर्ट होता है? आइस में। तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आइस आपके सर्वर रूम पे के पार्ट पे अगर आप इसको प्रेस करते हो तो पूरा किसमें कन्वर्ट कर देगा? आइस फॉर्म में। क्या उससे आपका सर्वर रूम खराब हो जाएगा? आइस में कन्वर्ट हुआ है ना, खराब हो जाएगा ना पक्का। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो जब ये आइस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये वापिस से, ये क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ आइस है, ना कि पानी से बना हुआ आइस है, तो ये सूखा आइस होता है, ये हवा में ही उड़ जाएगा। और जैसे आपका सर्वर रूम था वैसे ही ये वैसे ही पड़ा रहेगा, ना उसके ऊपर कोई दाग दिखेगा, ना उसके ऊपर आपको धूल दिखेगी। ये हम लोग कल यूज करेंगे, इसका मैं आपको डेमो दूंगा और ये आइस कैसे इवैपोरेट हो रहा है वो भी दिखाऊंगा। एक बूंद पानी की आपको जमीन पे नहीं दिखेगी, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करने समय ये सावधानी दें, कभी भी इस नोजल को यहाँ पे होल्ड न करें जहाँ पे मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हैंडल बनाया हुआ है, तो ये हैंडल क्यों बना है? इसको प्रॉपर पकड़ने के लिए बनाया हुआ, ना कि यहाँ से होल्ड करने वाला। मानिए आपने यूज करते समय यहाँ पे यूज किया और आपने वॉल को ओपन कर दिया, तो क्या करेगा? ये पूरे नोजल को आइस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और गलती से आपने यहाँ पकड़ा हुआ तो ये आपके हाथों को भी पकड़ लेगा, और मान के चलिए आपको बहुत हर्ट होगा फिर, क्योंकि जब ये छूटता है तो आपके हाथ की जो चमड़ियां हैं वो जला देगा। तो ज्यादा गर्म भी अच्छा नहीं, ज्यादा ठंडा भी अच्छा नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए आप लोग, आपको यूज करना है, ठीक है। ओके, कल कराएंगे, कल सब करेंगे, जितने लोग हैं सब कल ये यूज करके दिखाएंगे, ठीक है। तो जब हम इसको यूज करते हैं तो सबसे पहली बात, एक 10 सेकेंड रुकना पड़ता है, क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है, इसका नोजल यहाँ से ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो लोग क्या करते हैं, फिर एक स्ट्रिंगर बनने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर झांकना शुरू कर देंगे।
ठीक है, कि आ क्यों नहीं रहा यार, आना चाहिए ना, मतलब फ्लेम आना चाहिए। तो ये आपको सिंगर नहीं बनना है, नीचे ही रख के आपको वेट करना है। ठीक है, आप वेट करेंगे कुछ टाइम में, फिर इसकी फ्लेम निकलेगी, ना कि आप ऐसे ऊपर कीजिए, क्योंकि आप ऊपर करेंगे तो फिर जैसे ही इसका आइस निकलेगा फिर वो आपके पूरे मुंह को अच्छे तरीके से कवर कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया बी और सी टाइप के एक्सटिंग्विशर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। एकटेला उचलायचं है। हाँ ठीक है, मान लो ये आदमी अनकॉन्शियस है, तो क्या टेक्निक करेंगे, शायद मैंने बताया विशाल ये चीज, तो क्या टेक्निक से हम इनको उठा सकते हैं? कंधे पे लेके, वो टेक्निक को क्या कहते हैं? कंधे पे लेके, वो टेक्निक का कुछ नाम होगा? इस टेक्निक का नाम होता है फायरमैन लिफ्ट। ये अनकॉन्शियस है क्योंकि मैं यहाँ पे सिंगल बंदा हूं जो और कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे इनकी जान बचानी है, मुझे इनको लेके बाहर जाना ही है, तब मैं यहाँ पे यूज करूंगा फायरमैन लिफ्ट टेक्निक का। कंटिन्यू, आइए। ठीक है, चलो फिर मैं ही रेस्क्यू करके दिखाता हूँ, उसके बाद करवाऊंगा तुमसे ही। चलो, नहीं, और भी टेक्निक्स है, वो बताऊंगा मैं। ठीक है, सी ध्यान दीजिए, आप सब लोग खड़े होकर देख सकते हैं, ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जोक्स अपार्ट, हम हंसी मजाक के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन जब आती है तो आदमी बहुत परेशान होता है, क्योंकि ये सारी सिचुएशंस हम झेल चुके हैं। क्योंकि इस फील्ड में आज हमको 10 साल 15 साल हो चुका है, तो हम देख रहे हैं कि लोगों को क्या होता है। 2008 से इस फील्ड में हूं, तो मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, सबसे पहले ये आदमी अनकॉन्शियस पड़े हैं, तो इनके बॉडी को हमको एकदम स्ट्रेट कर लेना होता है, यानी कि सीधा कार से हम सीधे करने के बाद, ठीक है, फोल्ड किया है, और मैंने देखिए यहाँ से अपने घुटनों से इनके घुटनों को लॉक किया है, ताकि जब आदमी अनकॉन्शियस होता है तो उसके घुटने यहाँ वहां जा सकते हैं। ठीक है, और फिर इनकी कलाइयों को बड़ी ही मजबूती के साथ हम यहाँ पे पकड़ेंगे इस प्रकार से। देखिए, पकड़ने का तरीका यही होना चाहिए, ना कि ऐसे। पकड़ने का तरीका यही होना चाहिए, तब आप फोर्स बना सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ से फोर्स से आपको इनको खींचना है ऊपर की तरफ। ठीक है, खींचा मैंने, तो ये सीधा ये मेरे ऊपर आके गिरे, तो मैंने यहाँ पे देखिए इनकी कमर पे इस प्रकार से लॉक किया है। लॉक इसलिए किया है कि ये आदमी नीचे नहीं गिरे। क्लियर है? ओके, तो इस हाथ को अभी मैंने ऐसे पकड़ा है, अब मुझे इस प्रकार से पकड़ना है। ध्यान रखिए, ये हाथ छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये हाथ छूटा तो इनका सर फूटा। ठीक है, तो नहीं छूटना चाहिए। तो अब देखिए मैं इनको किस प्रकार से अपने कंधे पे इनको उठाता हूं, जिसे फायरमैन लिफ्ट टेक्निक कहेंगे। आ जाइए, मेरे शोल्डर पे आइए। ये कौन सा मेरा हाथ है? राइट। ठीक है, राइट हैंड दोनों पैरों के बीच से रखेंगे और बड़े ही आसानी से इनको उठा लेना है। ये होता है फायरमैन लिफ्ट। ये हाथ दिख रहा है मेरा खाली है। थैंक यू सो मच, वेलकम। तो आपने देखा होगा, मेरा उस डोर को खोल सकता हूं। कोई रास्ते में मेरे रुकावट है तो उसको मैं हटा सकता हूं। तो ये जो टेक्निक थी, तो इस टेक्निक का क्या नाम था? क्या था? फायरमैन लिफ्ट। अब हम लोग सीखेंगे 4 हैंड सीट। कभी कभी आदमी का वेट 120 भी होता है। हमारे गणेश सैयद साहब भी हैं ऑफिस में। अतुल सर आइए, आ जाओ सर, बहुत सिंपल है। विशाल कम, अश्विन जी आइए।
तो अतुल सर और विशाल रेस्क्यू करेंगे अश्विन को, ठीक है। ओके, तरीका देख लेते हैं क्या तरीका होने वाला है, ठीक है। आजा, कुछ हमको करना है, इनको दिखाना है सिर्फ, ठीक है। सबसे पहले हमारे ये दोनों हाथों को हमको ये लॉक पोजीशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, लाइक दिस। आप भी वहीं पकड़िए जहां मैंने आपको पकड़ा है, ठीक है, मजबूती से पकड़ा है, ठीक है। अब यही सर आपको और विशाल को करना है, प्लीज एक बार करिए, यहाँ पे राइट। हाथों को फोल्ड रखो विशाल, थोड़ा सा देखो जैसे मैंने फोल्ड रखा है, हाथ खोलो मत यार, ठीक है। ओके, ऊपर से पकड़ो, देखो यहाँ देख लो मेरा अंगूठा कहाँ पे, बराबर। सर आपने बराबर पकड़ा, विशाल वैसे ही पकड़ो जैसे पकड़ा है, हाँ वेरी गुड, वहां पकड़ा है, ठीक है। देन अब आप आगे आइए, आ जाओ, यहीं रुकना ऐसे। ये दोनों हाथ आप कंधे पे रखिए, ठीक है, नीचे रखो आराम से, घुटनों के यहाँ पे इस जगह पे रख के आप इनको उठा लीजिए, आराम से उठा लीजिए, बड़े आराम से। क्लैप कीजिए। कितना वेट है सर? 80, रख दो। तो आसान था, आराम से आदमी को उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये था 4 हैंड सीट बना के हम किसी को भी रेस्क्यू करके कुछ दूर तक लेके जा सकते हैं जहां पे हमें एक मदद मिल सके। तो इस काम को करने के लिए हमें 2 आदमी की जरूरत लगती है। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि ये सिचुएशन हो चुकी है, मैं उस सोसाइटी का नाम नहीं लूंगा, मेरे सामने हुई है, हस्बैंड की डेथ हो गई है, लेकिन वाइफ को पता नहीं है कि हुआ क्या है, वो वॉशरूम से खींच के बाहर तक नहीं लेके आ पाई। तो कभी कभी क्या होता है कि इस सिचुएशन में आपको उस जगह पे उस व्यक्ति को ले जाना चाहिए जहां पे आपको मदद मिल सके, थोड़ा सा क्राउड एरिया हो, यानी कि लिफ्ट तक अगर आप लेके पहुंच गए तो उनको आप नीचे भी लेके जा सकते हो लिफ्ट में। तो क्या करना है आपको, सिंपल सा, अनकॉन्शियस है तो इस तरीके से आप पकड़िए उनको, दोनों पैरों को ढीला छोड़ दो, इस तरीके से खींच के आप ले जा सकते हो। क्लियर है? तो ये कोई भी कर सकता है, एक 60 किलो का आदमी 180 किलो के आदमी को लेके जा सकता है इस तरीके से, है ना विशाल? हाँ, ठीक है। तो ये टेक्निक को आपको 3 हैंड सीट की, तो 3 हैंड सीट बनाएंगे और बड़े आसानी से हम किसी को रेस्क्यू करके लेके जाएंगे। विशाल आ गया, अपना एक हाथ आके दो मुझे, पकड़ो मुझे मजबूती से, पकड़ा, ठीक है। आ जाओ, हाँ आ जाओ, ना हाथ नीचे करो, बैठ जाओ इस पे, हाँ बैठ जाओ। वजन लग रहा है विशाल? कुछ भी नहीं है ना, वजन है, ठीक है। तो ये तरीके से आप किसी को भी रेस्क्यू करके लेके जा सकते हो। विशाल तुम्हारा हाथ ओपन क्यों है यार? वो आप ले जा सकते नहीं, ओपन रहना चाहिए ना। हाँ हाँ जाओ, आपको ही तो स्ट्रेचर बनना है। बैठ जाइए आप, ठीक है, पैर को फैला दीजिए, ठीक। आपको पीछे से जिस प्रकार से मैंने पकड़ा था उसी प्रकार से इनको पकड़ना है, ठीक है, पकड़ो। ओके विशाल, पैरों के बीचों में खड़े होना है, पैर को फैलाइए जरा, ठीक है, उल्टी दिशा, घुटनों से उठाओ, घुटनों से उठा लो, घुटनों से उठा लो, उठा, वेरी गुड, रख दो नीचे। तो ये था ह्यूमन स्ट्रेचर। तो एक आदमी को कैसे स्ट्रेचर बना के आप कुछ दूर तक लेके जा सकते हो, सुरक्षित स्थान तक। अब तो ये बात हो गई। अब आप सभी को रेस्क्यू करके, जो बेहोश थे, जो अनकॉन्शियस थे, उनको लेके आ गए आप सुरक्षित स्थान पे, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी सांसें नहीं चल रही है वहां पे, तो क्या करोगे? सीपीआर, राइट। तो सीपीआर करने के लिए क्या क्या चीजें को ध्यान देना पड़ता है, कैसे पता चलेगा कि ये आदमी अनकॉन्शियस है? तो ये सारी ब्रीथ वगैरह आपको तो चेक करनी होगी, ठीक है। आ जाइए, लेट जाइए वापस से, बेहोश आदमी बात नहीं करता, ठीक है।
तो आपने अभी देखा कि ये आदमी अनकॉन्शियस है, तो पता करना है सबसे पहले कि इनको हुआ क्या है। ठीक है, अभी उसका वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप क्या चीजें आपको चेक करनी है पता है आपको? पल्स कैसे करेंगे चेक? ठीक है, और कुछ? पल्स आप नहीं चेक कर सकते क्योंकि आप एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं हो। डॉक्टर भी जब चेक करता है तो वो यहाँ पे चेक करके बताता है ये सांसें चल रही है कि नहीं चल रही। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रेस करना है, दोनों तरफ पे प्रेस। मन को शांत रखो, आपको महसूस होगा एक मोटी वेन चल रही होगी। ठीक है, ओके, सो निकाल दीजिए इसको। तीन चीजें ध्यान दीजिए, ए बी सी। ए यानी कि एयरवे, तो इनको खुली एयर में लेके आना है और इनके गर्दन को थोड़ा सा ऊपर करना है ताकि इन्हें सांसें लेने में कोई दिक्कत ना हो, इस नली में कोई रुकावट ना आए। ठीक है, बी यानी कि ब्रीथ, सांसें आपने चेक करना है। ठीक है, सी यानी कि कार्डिक, तो आपने इनके छाती पे हाथ रख के या फिर कान लगा के सुनने की कोशिश की कि धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही। 4 स्टेप आपने चेक कर लिया, यहाँ पे आपको पल्स चेक करना है। 10 सेकेंड्स में अगर आपको एक भी पल्स मिलता है तो यानी कि ये आदमी अभी जिंदा है और हमें इनको बचाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्विकली आपको इमरजेंसी सर्विस पे कॉल करना है, 108 पे एम्बुलेंस को बुला लेना है। लेकिन जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है तब तक इनकी जान बचाने की जिम्मेदारी आप सबकी होती है। ठीक है, तो कैसे बचाएंगे इसके बारे में जानते हैं। तो सीपीआर का जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है ब्रीथ, यानी कि सांसें प्रोवाइड करना। तो एक होता है माउथ टू माउथ ब्रीथ प्रोवाइड करना। ठीक है, तो माउथ टू माउथ ब्रीथ कितनी बार देना है ये भी हमें पता होना चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ ब्रीथ दे रहे हैं और उनका पता नहीं इनकी सांसें वापस आ रही है कि नहीं आ रही है, फोर्स से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो जितना फोर्स हो सके सबसे पहले अपनी सांसों को अपने अंदर भर लेना है इस तरीके से। ठीक है, तो 1 मिनट में आपको 12 बार इनको ब्रीथ देना है, 5 सेकेंड में 1 बार ब्रीथ देना है। ठीक है, तो 1 मिनट में हमने क्या दिया, इनको ब्रीथ दिया 12 बार, 5 सेकेंड में 1 बार। ब्रीथ देने के लिए नोज को क्लोज करेंगे, माउथ को ओपन करेंगे, जो सांसें हमने भरी है वो सांसें इनके अंदर हम फोर्सफुली भर देंगे। तो हमको 1 मिनट का टाइम चेक करना है। अब 1 मिनट में हमने 12 बार इनको ब्रीथ दे दिया है। अब आएंगे हम दूसरे साइकिल पे, दूसरी साइकिल पे यानी कि अब हम यहाँ पे प्रेस करने की प्रतिक्रिया को शुरू करेंगे। प्रेस करने की प्रतिक्रिया यानी कि सबसे पहले आपको एक आर्टिफिशियल हैंड पंप का निर्माण करना है। ठीक है, वो पंप को निर्माण करने के लिए मजबूती से हाथों को बनाएंगे इस प्रकार से। सभी लोग कर लीजिए, ये हमने किया पंप क्रिएट। ठीक है, इनके शर्ट के बटन को ओपन कर लेना है क्योंकि इनको अच्छा लगना चाहिए थोड़ा सा। इनको अगर इनकी सांसें आपने देखा पल्स चल रही है तो थोड़ा सा इनको और भी क्लियर सांसें मिले, क्लियर एयर मिले, अच्छे तरीके से प्रेस हो सके, तो हम समझ सके कि कहाँ पे हमको प्रेस करना है। तो चेस्ट के मध्य में जो गैप होता है वहां पे इस पंप नुमा हाथ को रखना है और जोर से प्रेस करना है। लेकिन आप प्रेस करेंगे तो कितनी बार प्रेस करेंगे, ये सवाल उठता है। ठीक है, तो 100 से 120 बार 1 मिनट में आपको प्रेस करना है, मतलब 60 सेकेंड में 100 से 120 बार। प्रेस करने के लिए आपके हाथों में मजबूती होनी चाहिए, इस प्रकार से। प्रेस कर नहीं रहा हूं, डरना मत। ठीक है, तो जब आप प्रेस करेंगे तो इनकी जो छाती है, जो यहाँ पे रिब्स हैं, जो पसलियां हैं, वो कम से कम 1 से 1.5 इंच डीप जानी चाहिए। समझिए ये कितना मजबूत हिस्सा होता है, लेकिन इसको प्रेस करने में कितना ताकत लगेगा आपको। सर कोई डाउट है? ओके, ठीक है, तो ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, ठीक है, तो जब आप प्रेस करते हैं तो 1 से 1.5 इंच इनकी छाती डीप जानी ही चाहिए ताकि एक
पंप क्रिएट हो, एयर क्रिएट हो, जो इनके हार्ट के ब्लॉकेज को ओपन करते हुए माइंड तक रक्त का प्रभाव को आगे बढ़ाए, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन इनके माइंड तक लाए, जो अनकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस में आए। ठीक है, क्योंकि जब आपको हार्ट फेलियर होता है तो आपके पास सिर्फ 10 मिनट का समय होता है। ये 4 मिनट में, 6 मिनट में माइंड को बंद करना चालू कर देता है, और एक 10 मिनट में जब पूरा माइंड बंद हो जाएगा तब आप इनकी जान नहीं बचा सकते हो। क्लियर है? तो प्रेस करते समय आपको ध्यान देना है कि कम से कम 1 से 1.5 इंच ये डीप जाना चाहिए, और 100 से 120 बार प्रेस करेंगे। तो 100 से 120 बार 1 मिनट में आपने प्रेस किया, फिर एक बार आपको ब्रीथ देना है इनको। 100 से 120 बार प्रेस करेंगे, एक बार ब्रीथ देंगे, 120 बार प्रेस करेंगे, फिर एक बार ब्रीथ देंगे। ये प्रतिक्रिया तब तक करनी है आपको जब तक आपके पास एम्बुलेंस सर्विसेज नहीं आ जाती है। क्लियर है? हो सकता है तब तक इनकी सांसें वापस आ जाएं, लेकिन एक बार एम्बुलेंस सर्विस, इमरजेंसी सर्विस, डॉक्टर की टीम आपके पास आ गई तो आप इनको डॉक्टर को हैंड ओवर कर देंगे। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या होता है, कभी कभी जब आप प्रेस करते हो बॉडी को ना, तो एक आध पसली आप तोड़ भी दोगे। तो ये मत सोचना कि हड्डी टूट गई है हम उनको छोड़ के भाग जाए, फिर भी आपको कंटिन्यू वहां पे प्रेस करना है, क्योंकि हड्डी बाद में जोड़ी जा सकती है, जान जोड़ी नहीं जा सकती। ठीक है? हाँ, टूट सकता है, डॉक्टर्स तोड़ देते हैं। बॉडी का ब्लड पंप करता है, ये कंटिन्यूअसली काम करता रहता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर एक लेवल और ऑक्सीजन ऑफ इफेक्ट होते हैं। लेकिन अगर सडनली किसी को बाहर कर देता है तो हार्ट ब्लड पंप करना बंद कर देता है, जिससे पूरी बॉडी का ब्लड फ्लो बंद हो जाता है। अगर इसे रिवाइव ना किया जाए तो कुछ ही देर में हमारा ब्रेन और वाइटल ऑर्गन परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे। ब्रेन का ऑक्सीजन ना पहुंचने पर सिर्फ 4 मिनट में ही ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, और 10 मिनट के बाद भी ब्रेन डैमेज परमानेंट और इरिवर्सिबल हो जाता है। यदि 10 मिनट तक अगर ब्रेन तक ऑक्सीजन ना पहुंचे तो इस कंडीशन में हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते। इसलिए आगे को होने पर ऐसी कंडीशन में हम लाइफ के केयर में यूज करते हैं। सीआर का फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेंस। सीआर करने के लिए हमें पेशेंट के हार्ट को सेंसिटिव करके पुश करना होता है। सीआर करने के लिए नीचे ऊपर बढ़ो। सबसे पहले ये कि चेस्ट कंप्रेशन से ब्लड फ्लो हमारे ब्रेन तक जाता है और ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचता है, जिससे ब्रेन को डैमेज होने से रोका जा सकता है। और दूसरा ये कि चेस्ट कंप्रेशन से हार्ट पर प्रेशर पड़ता है, जिससे वहां पर ब्लड फ्लो होता है और ब्लड फ्लो के साथ वहां पर ऑक्सीजन भी होता है, जिससे रुके हुए हार्ट में नॉर्मल इलेक्ट्रिकल रिजल्ट के सामने पड़ जाता है। इलेक्ट्रिकल रिजल्ट की वजह से हमारी हार्ट बीट जनरेट होती है और हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है। सीपीआर की प्रोसेस में जब हम चेस्ट कंप्रेशन करते हैं तब हम मेनली एक आर्टिफिशियल पंप क्रिएट करते हैं और हार्ट के फंक्शन को मैनुअली परफॉर्म करते हैं। अगर कंप्रेशन के बाद ब्लड हार्ट के सामने मूव करने लगता है और ब्रेन तक अब पूरी ब्लड को ब्रेन को पहुंचाना होता है, तो उसमें हार्ट कंप्रेशन को तेजी से परफॉर्म करना होता है। चेस्ट कंप्रेशन को शुरू करने के हमें चेस्ट कंप्रेस करना होता है और फिर ब्रीथ करना होता है। कंप्रेशन में हार्ट को प्रेशर पड़ता है और हार्ट स्पीड होता है, जिससे ब्लड हार्ट से बाहर पंप होता है और कंप्रेशन ब्रीथ